कि अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में आया बहुत ज़्यादा चेंज, तो मोर इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिक इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में बहुत कम चेंज आया, इन इलास्टिक, जितना प्राइस में उतना ही प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में, दैट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक। अच्छा गलती से लिख दिया, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स कि क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, प्राइस फ्लक्चुएट करता जा रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक, ईडी इज जीरो, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा बट क्वांटिटी फ्लक्चुएट करे जा रही है। परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इज एट इनफाइनाइट लेवल। उसके बाद इसके थे तीन मेथड्स, टोटल एक्सपेंडिचर, कहाँ लिखा था, टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट, या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड सेज दैट relationship between total expenditure and price of the commodity। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, इलास्टिक डिमांड। अगर वो सेम डायरेक्शन में गया, चाहे कम चाहे ज़्यादा, सेम डायरेक्शन में, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। और अगर प्राइस में चेंज आने की वजह से एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट मेथड से, ये वाला चैप्टर आपका मोर ऑफ प्रैक्टिकल है, थ्योरी बहुत कम है इसके अंदर। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड, ज़्यादातर ये ही चलता है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में आने वाला चेंज, चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। हम मैथमेटिकली चेंज को एक और सिंबल से डिनोट करते हैं, परसेंटेज। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। चेंज, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, दिस ट्रायंगल मीन्स डेल्टा, या फिर हम चेंज बोल सकते हैं। डेल्टा क्यू डेल्टा पी का फॉर्मूला फॉर्मूले बताने से पहले Q0 Q1 P0 P1, Q0 Q1 में से Q0, हम बेस अगर ज़ीरो ले रहे हैं इसको बोलते हैं ओल्ड क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। Q1 इज, एक तरीके से ज़ीरो को हम बेस मान के चलते हैं कि ये इनिशियली ये होगा, एंड दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड प्राइस, दिस इज न्यू प्राइस। अब ये बताओ, अगर मेरे को डेल्टा क्यू निकालना है तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज, चेंज इन क्वांटिटी, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, क्या लगता है आप लोगों को? एक आंसर आया न्यू माइनस ओल्ड। सिद्धार्थ ने बोला ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू और न्यू माइनस
ओल्ड। बाकी स्टूडेंट्स? संगिनी, हर्षी, स्मृति। स्मृति ओल्ड माइनस न्यू, संगिनी न्यू माइनस ओल्ड। हर्षी, आप मैथ्स में भी ज़्यादा आंसर्स नहीं दे रहे थे। आंसर है न्यू माइनस ओल्ड। जब भी हम चेंज के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स कि नई वाली चीज़ कितनी है। आपके मार्क्स अब पहले 40 आते थे, अब 60 आने लगे, मतलब कि कितने का चेंज आया? 20 का। न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, हाफ क्लास में ज्वाइन करा था, ठीक है। सो परसेंटेज का भी फॉर्मूला बता दो। स्कूल के इवेंट होल्ड करने थे, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, दो चीज़ें लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ये दो चीज़ें मैंने लिखी, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ भी हो सकती है। परसेंटेज चेंज इन क्यू, इन दोनों में से कुछ, और अगर इन दोनों में से है तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, या कुछ और बनेगा। हर्ष ने बोला फर्स्ट वाला, सिद्धार्थ ने बोला फर्स्ट वाला। हर्षी फर्स्ट, स्मृति फर्स्ट। चलो, यहाँ तो सब एग्री कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ईडी का फॉर्मूला क्या बन गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ज़ीरो इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी ज़ीरो इंटू 100। रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 और 100 गेट्स कैंसिल्ड, और हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये नीचे आ जाएगा और डेल्टा क्यू ऊपर चला जाएगा, इंटू क्यू ज़ीरो अपॉन पी। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पर हो जाएगा रेसिप्रोकल, यहाँ पर चल रहा है डिवाइड का सिंबल। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ज़ीरो अपॉन क्यू ज़ीरो। इतने में सब एग्री कर रहे हैं? ठीक है। ईडी का जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था उसमें एक माइनस भी होता है। इस माइनस साइन का मतलब, और ये आता क्यों है? ये आता इसलिए है क्योंकि प्राइस या क्वांटिटी इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से या तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी या प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा, या तो प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा या क्वांटिटी। तो जब हम ये चेंज निकालेंगे, जब हम ये चेंज निकाल रहे होंगे, तब इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी आएगी नेगेटिव में। न्यू माइनस ओल्ड के चक्कर में
क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होगी तो दिस इज नेगेटिव, प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा तो दिस इज नेगेटिव। ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। तो उस नेगेटिव को नलीफाई करने के लिए हम लगा देते हैं माइनस। ठीक है, तो ईडी के फॉर्मूले में माइनस होता है, ईडी कभी नेगेटिव नहीं होता, बस फॉर्मूले में है ये माइनस का सिंबल, जस्ट टू नलीफाई द इफेक्ट कि वो आपका ईडी पॉजिटिव बन जाए। अब ये बताओ, इफ ईडी इज नेगेटिव इन क्वेश्चन, आप क्या करोगे? क्वेश्चन को गलत बोल दोगे, वैल्यू में से माइनस हटा दोगे, या क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में आपको ईडी की वैल्यू मान लो -2 दी रखी है, आप क्या करोगे? वैल्यू में से माइनस हटा देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। किसी के माइंड में चल रहा हो कि क्वेश्चन को गलत बोल देंगे कि करना ही ना पड़े कि क्वेश्चन गलत है? शायद नहीं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन होता है हमेशा सही, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन को कभी गलत मत बोलना। गलत दे रखा है, गलत करके आ जाओ, कोई बात नहीं। और फिलहाल इस क्वेश्चन में तो अगर नेगेटिव दे रखा है तो अपनी मर्जी से पॉजिटिव मत लेना। वेरी गुड सिद्धार्थ, अपनी तरफ से पॉजिटिव मत ले लेना। फॉर्मूला क्या होता है? ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये फॉर्मूला हुआ माइनस में। इन प्लेस ऑफ दिस आप माइनस साइन शिफ्ट कर दो, माइनस ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बात तो एक ही है ना? माइनस इधर लगाया जाए या उधर की साइड लगाया जाए, और आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस है, ऑटोमेटिकली कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाएगा। बट ईडी को पॉजिटिव स्टार्टिंग में मत लेना, वो बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अलग बात है, बट स्टार्टिंग में पॉजिटिव मत लेना। ठीक है, ये तो थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात। अब इसके हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड में यही था। अच्छा, और जब फॉर्मूला मेंशन करो तो यहाँ पर माइनस सिंबल मत लगाना, गलती हो जाएगी। इसको ऐसे ही लेके चलना, गिवन इन नेगेटिव। आपको नेगेटिव में गिवन है, आपने माइनस ईडी लिखा तो आपको माइनस ऑफ ईडी भी माइनस में वो पॉजिटिव बन जाएगा, वो बस दिखाने के लिए था कि माइनस है। क्वेश्चन में नेगेटिव है, आप बस क्वेश्चन में से फॉर्मूले में से माइनस सिंबल हटा देना। हर्ष, मैं भी बस ये कह रहा हूँ कि ईडी की वैल्यू को नेगेटिव रहने देना, फॉर्मूले से माइनस हटा देना। आपको चलो वैसे करना है तो वैसे कर लो, अल्टीमेटली आपके स्कूल वाली बात है। बट अगर टीचर ऐसा कुछ नहीं कह रही तो इट्स बेटर कि आप ईडी को नेगेटिव ही रहने दो, फॉर्मूले में से माइनस हटा दो। क्योंकि वैसे भी इतनी सारी बुक्स में कुछ में माइनस है, कुछ में माइनस नहीं है, कुछ लोग
लास्ट में माइनस ले लेते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में कर लेते हैं, कैसे भी कर सकते हो। इट्स बेटर कि आप माइनस दिखाओ या मत दिखाओ। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ संगनी, वो तो आप माइनस को लेफ्ट साइड पे रखो राइट साइड पे रखो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ेगा उससे। क्वेश्चन में अगर इलास्टिसिटी आपको नेगेटिव दे रखी है तो फॉर्मूले में से माइनस साइन हटा दो और उसको नेगेटिव ही रहने दो, वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हेन द प्राइस पर यूनिट के बारे में बात है, कमोडिटी की 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड 200, मतलब दिस इज P0, this is Q0, but when the price falls to 15, प्राइस कम हो गया, here price falls मतलब quantity increase, price falls to 15 या by 15, falls to 15, falls by 15 यूनिट्स, दोनों में डिफरेंस पता है? कम होके 15 हो गया और 15 यूनिट से कम हो गया, मतलब यहाँ पर 20 है, नहीं यहाँ पर, अच्छा प्राइस की बात है ना, प्राइस इज 20, फॉल्स टू 15 का मतलब चेंज आया 5 का और अब 15 है। फॉल्स बाय 15 यूनिट का मतलब चेंज आया 15 का और अब 20 माइनस 15 5 है। क्लियर? आई गेस ये वाली चीज़ तो क्लियर ही होगी आप लोगों को। इंग्लिश की स्टेटमेंट है, डिमांड इज 300, तो दिस इज P1, दिस इज Q1। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये रहा फॉर्मूला। चेंज इन Q कितना है? 300 माइनस 200, दैट इज 100। चेंज इन प्राइस 15 माइनस 20 माइनस 5, P अपॉन Q 20 अपॉन 200। इन लोगों ने डायरेक्ट नेगेटिव बना रखा है, वैसे होना क्या था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, फॉर्मूले का माइनस, 100 अपॉन माइनस 5, 200 20 अपॉन 200 कैंसिल आउट होके आंसर इज 2। डिमांड फॉर commodity is very elastic, here 2 is also called coefficient of price elasticity of demand। इन्होंने बोला वेरी इलास्टिक, वेरी इलास्टिक मोर देन 1 की वजह से, क्योंकि हमारी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1। ऐसा नहीं कि 2 है तो मोर इलास्टिक, 5 है तो और ज़्यादा इलास्टिक, होता तो है बट 1 से कंपेयर करके 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ इलास्टिक। क्वेश्चन क्लियर है? एक दो और देखने हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन का आंसर बस आप लोग बता दो मुझे, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, at price of 4 per unit, consumer buys 50 units of good, the price elasticity of demand is -2, how many units will the consumer buy at rupees 3 per unit?
हाँ हर्षी कर सकते हैं। देखो आपके पास अगर इन केस किसी के पास और कोई बुक भी है, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मान लो मैथ्स, तो आप कोई भी बुक उठा लो। क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि जब वो बुक आएगी तब प्रैक्टिस करेंगे, डिले मत करो। थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी है, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करे। जो आपको लिखना है कंटेंट, जो मेन मेन चीज़ें हैं, कंटेंट लिखना है, प्रेजेंटेशन है, कर्व है, शेड्यूल है, वो सब। और कुछ होते हैं जैसे मेन हेडिंग्स हो गई, जैसे एडवांटेजेस हो गए, फीचर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, उनके अंदर का कंटेंट जो आपको एक्सप्लेन करना है, हेडिंग्स हेडिंग्स के अंदर की एक्सप्लेनेशन, वो बुक्स के अंदर से रेफर करी जाती है समझने के लिए कि वो टॉपिक है क्या। जितना आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना और अच्छे से क्लियर होगा। तो कोई भी बुक हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लर्न करने के पर्पज से चल रहे हो तो कोई एक बुक रेफर करना, बट अगर एक्सप्लेनेशन रीड आउट करने के लिए एंड टॉपिक समझने के लिए कर रहे हो तो कोई भी बुक पिक करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। जितना डिले करते हो वो डिले ही होता जाता है बस। सबके लिए था वैसे ये वाला अर्शी। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक लें, मैथ्स में भी पूछते हैं, इको में भी पूछते हैं। सिद्धार्थ -75, अब सोच के देखो क्वांटिटी माइनस में कैसे आ सकती है। 75, ठीक है। कंज्यूमर विल बाय 75 यूनिट्स एज प्राइस हैज फॉलन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। अच्छा वैसे एक चीज़ बताओ, ज्योमेट्रिक मेथड पर जाने से पहले सिर्फ यस या नो फिलहाल के लिए। क्वांटिटी, प्राइस, मैंने एक ही ग्राफ पर दो डिमांड कर बनाए हैं। ये है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। डिमांड कर्व वन, डिमांड कर्व टू। इलास्टिसिटी ऑफ D1 इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ D2, यस या नो। 75 कैसे आया, संगिनी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, इस कंसेप्ट के बाद दोबारा आंसर दिखा देता हूँ। हर्ष यस, सिद्धार्थ यस, हर्षी यस। संगिनी क्वेश्चन इज, ये मैंने प्राइस और क्वांटिटी का एक ग्राफ बनाया जिसपे मैंने दो डिमांड कर्व बनाए, डिमांड कर्व वन, डिमांड कर्व टू। ये है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इलास्टिसिटी ऑफ D1 का कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ D2 का सेम होगा या नहीं, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हर्षी इक्विलिब्रियम वर्ड कहाँ पर आता है वैसे? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? बैलेंस्ड।
दो तीन कंसेप्ट मिक्स कर गए आप। इलास्टिसिटी कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई इक्वल नहीं होंगे, ऑपोजिट होंगे इन बदल से। पहली चीज तो ये समझो, इलास्टिसिटी कोई वैल्यू या कोई पॉइंट नहीं है। इलास्टिसिटी इज द रेशो, चेंज होने की रेशो, क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो जहां पर मैंने बोला कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी सेम होगी नहीं होगी, पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत था। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मैं इलास्टिसिटी कैसे निकाल सकता हूँ? इलास्टिसिटी इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व पर हम एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर गए, मतलब कि या तो प्राइस कम हुआ होगा या बढ़ा होगा। लेट से प्राइस कम होने की वजह से हम गए, प्राइस बढ़ने पर जब क्वांटिटी हमारी कम हुई तो कितनी क्वांटिटी कम हुई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली चीज़ तो ये गलत थी कि मैंने एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाली। दूसरी ये गलत थी कि मैंने एक पॉइंट पर दो इलास्टिसिटी को कंपेयर करा। अब सोच के देखो, इलास्टिसिटी अगर कंपैरिजन है, अगर मैं इसको P0 और Q0 लूँ, ये मैंने लिया P1, तो यहाँ पर आया Q1 और यहाँ पर आया एक तरीके से यहाँ पर भी Q1 आ गया दूसरे वाले कर्व पर। तो क्या ये जो डिमांड कर्व 1 था, इसके अंदर इतना चेंज आया क्वांटिटी में विद सेम चेंज इन प्राइस, और दूसरे वाले डिमांड कर्व में इतना चेंज आ गया, तो क्या आप बोल सकते हो कि इलास्टिसिटी इज सेम? नहीं। पहली चीज़ ये गलत थी कि मैंने एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाली, और उसके बाद भी अगर मैं बोलता हूँ कि दो डिमांड कर्व हैं और उन दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी सेम होगी या नहीं होगी, इट विल नॉट बी सेम, क्योंकि उन दोनों में क्वांटिटी की चेंज होने की रेशो इज वेरी डिफरेंट। साफ आपके सामने है, इज वेरी डिफरेंट। कौन सा ज़्यादा इलास्टिक कर्व है, D1 या D2? D2। D2 जितना ज़्यादा वो फ्लैट होता चला जाएगा कर्व, उतना ज़्यादा इलास्टिक होता चला जाएगा। Here D2 is more elastic। क्या मैं इस D2 को ED इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूँ फिलहाल? इसको ED ग्रेटर देन 1, इसको ED लेस देन 1 लिख सकता हूँ? क्या ये चीज़ लिखना ठीक रहेगा? ED ग्रेटर देन 1, ED लेस देन 1। एक आंसर आया यस, संगीनी ने बोला यस। बाकी स्टूडेंट्स कुछ तो बोलो। हर्षी यस, हर्ष यस। नहीं, जब तक मेरे पास एक्चुअल फिगर्स नहीं है तब तक मैं कैसे बोल सकता हूँ दैट दिस इज ग्रेटर देन 1? मोर इलास्टिक बोला मैंने इसके कंपैरिजन में, D1 के कंपैरिजन में। सिद्धार्थ अभी के लिए पूछा, अभी के लिए ही आंसर दे रहा हूँ। मैंने मोर इलास्टिक बोला D1 के रिस्पेक्ट में। D2 इज मोर इलास्टिक व्हेन कंपेयर टू D1, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लैट है। बट मुझे नहीं पता D2 यूनिटरी इलास्टिक से ज़्यादा है या कम है। ये तो रफ ग्राफ है ना, क्या पता क्वांटिटी में चेंज कम हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्या पता यहाँ पर इससे तो कम ही हो रहा होगा, बट क्या पता ये वाला चेंज भी
प्राइस का कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रहा हो, ये भी ग्रेटर देन वन में हो, ये भी ग्रेटर देन वन में हो, या ये भी लेस देन वन में हो, ये भी लेस देन वन में हो। अगर मैं D1 और D2 को कंपेयर कर रहा हूँ, मोर इलास्टिक इन कंपैरिजन टू D1, यहाँ तक तो बोल सकते हैं, बट जब तक एक्चुअल फिगर्स नहीं है हम उसकी इलास्टिसिटी पर कमेंट नहीं कर सकते कि वो ग्रेटर देन वन है या लेस देन वन है। ठीक है। एक और चीज़ बताओ, डिमांड कर्व है एक, P0, P1, P2, Q0, Q1, Q2, ये है डिमांड कर्व। जब मैं पॉइंट ए से बी पर गया और फिर बी से सी पर गया, क्या इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी या सेम होगी? सोच के आंसर देना थोड़ा। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं पूछ रहा, चेंज में ही पूछ रहा हूँ। ए से बी जाऊँ, बी से सी जाऊँ, ए से सी जाऊँ, तीनों केसेस में, किसी भी केस में, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर गया, क्या मेरे को इलास्टिसिटी में डिफरेंस मिलेगा या सेम वैल्यू मिलेगी? डिफरेंट, डिफरेंट, सेम, डिफरेंट। अच्छा, तीन आंसर्स आए डिफरेंट, दो आंसर्स आए सेम। कर्व तो वही है। सिद्धार्थ, ईडी टू पॉइंट्स पर नहीं होता, दो पॉइंट्स के बीच में को जब हम कंपेयर करते हैं उस रेशो को ईडी बोला जाता है। एक पॉइंट पर आप रेशो कैसे निकाल सकते हैं? चेंज होता है ना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, तो दो पॉइंट्स के कंपैरिजन में ईडी निकलता है। स्ट्रेट लाइन में सेम, ठीक है। ये आंसर थोड़ा ठीक लगा मुझे। सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, बट सेम सिर्फ एक कंडीशन में आएगा, इफ इट इज अ स्ट्रेट डिमांड कर्व, मतलब स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वैसे तो हमारे कोर्स में ये ही है फिलहाल के लिए, बट हमने डिमांड कर्व में उसकी प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था? इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है ना? अगर वो कॉनकेव हुआ या कॉन्वेक्स हुआ, पीछे हम पीपीसी कर्व पढ़ के आए। पीपीसी में क्या था? एक क्वांटिटी में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से इंक्रीजिंग एमओसी। एक में तो सेम चेंज हो रहा है, सेम रेट से बढ़ रहा है, और दूसरे का डिक्रीज होने का रेशो हर बार बढ़ता जा रहा है। तो आप सोच के देखो, ए से बी पर आया, इंक्रीज सेम हुआ, बट डिक्रीज मान लो 2 यूनिट्स का हुआ। यहाँ से यहाँ पर गया, इंक्रीज सेम हुआ, डिक्रीज 2 यूनिट से बढ़ के 4 यूनिट्स हो गया।
तो क्या रेशो कभी भी सेम आ सकती है? नहीं आ सकती। तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तब तक तो रेशो ईडी हमको सेम मिलेगा, बट वो डिफरेंट भी हो सकता है इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन में सेम। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। वो पहले वाला जो ग्राफ था वो आ सकता है कि एक ही पॉइंट पर अगर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ईडी विल बी इक्वल और नॉट, बट जो भी मैंने बाद में पूछा वो सिर्फ समझने के लिए था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ज्योमेट्रिक। हमने बनाया ग्राफ, इस पर हमने बनाया एक डिमांड कर्व, here quantity, here it will be price, और इस हमने कर्व को, इस लाइन को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला, दूसरा, तीसरा मिड पॉइंट है, चौथा इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, पांचवा इन दोनों के बीच में कहीं पर भी। दिस इज द मिड पॉइंट। ए बी सी डी ई। ज्योमेट्रिक मेथड बोलता है that elasticity of demand will be calculated by lower section upon upper section। लोअर सेक्शन ऑफ द कर्व अपॉन अपर सेक्शन ऑफ द कर्व, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो लोअर सेक्शन हुआ डी ई, अपर सेक्शन हुआ डी ए। अगर मैं यहां पर हूं सी ई लोअर सेक्शन, सी ए अपर सेक्शन। यहां पर साथ के साथ एक और चीज बता दो, एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन के अंदर पहला केस, दूसरा केस। पहला केस है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आंसर जो है वो लेस देन 1 बनेगा, ग्रेटर देन 1 बनेगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हमारा आंसर बनेगा ग्रेटर देन 1, और अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आंसर बनेगा लेस देन 1। और तीसरा केस, अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है तो आंसर बनेगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेम थ्योरी अप्लाई होती है हमारी यहाँ पर। एट पॉइंट ई, पॉइंट ए के बारे में बात कर लेते हैं पहले। पॉइंट ए पर लोअर सेक्शन अपॉन अपर सेक्शन, ए ई, और अपर सेक्शन तो कुछ है ही नहीं, ए ई अपॉन 0। कितना आएगा आंसर?
बताओ। ए ई अपॉन ज़ीरो, नॉट पॉसिबल। और किसी को कुछ आंसर? इन्फिनिटी। संगनी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमको अपने इंटरप्रिटेशन बदलने पड़ते हैं। अपॉन ज़ीरो का मतलब नॉट डिफाइंड भी होता है, इन्फिनिटी भी होता है। नॉट पॉसिबल कहीं पर मत बोलना, नॉट पॉसिबल कहीं पर मत बोलना, या तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। जिन जगहों पर हमको वैल्यूज़ डिनोट करनी होती है हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमको स्टेटमेंट्स में लिखना होता है हम नॉट डिफाइंड यूज़ करते हैं। यहाँ पर बी ई बड़ा है बी ए से, तो ग्रेटर देन वन। यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू वन। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ई डी इज ग्रेटर देन वन, ई डी इज इक्वल्स टू वन, ई डी इज लेस देन वन, ई डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? ज़ीरो अपॉन ए ई, लोअर सेक्शन अपॉन अपर सेक्शन। लोअर सेक्शन कुछ था नहीं तो ज़ीरो, अपर सेक्शन पूरा का पूरा ए ई। तो पूरे डिमांड कर्व में जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसका लोअर सेक्शन अपॉन अपर सेक्शन। अगर लोअर सेक्शन छोटी वैल्यू है दैट मीन्स लेस देन वन, लोअर सेक्शन बराबर है अपर सेक्शन के इज इक्वल्स टू वन, लोअर सेक्शन बड़ी वैल्यू है तो ग्रेटर देन वन, और अगर डिनोमिनेटर जीरो है इन्फिनिटी, न्यूमरेटर जीरो है तो जीरो। ज्योमेट्रिक मेथड समझ में आ गया? सिंपल सिंपल से टॉपिक्स थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू या तो प्राइस या फिर इनकम या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट, मतलब कि दूसरे किसी रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होना। तो हमारे पास तीन तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। जिसमें से हमारे कोर्स में है प्राइस इलास्टिसिटी, कि हमारे गुड की ही प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में आने वाला चेंज। प्राइस इलास्टिसिटी में भी तीन मेथड्स थे हमारे पास, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। तीनों मेथड्स हमने कवर कर लिए। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके, और थोड़ी सी थ्योरी जो है वो नोट्स में से देख लेते हैं। देखो, ये फर्स्ट पेज हमने कर लिया था, सेकंड पेज पे थे हम ज्योमेट्रिक मेथड, परसेंटेज मेथड सॉरी। परसेंटेज मेथड में सेम ही बातें हैं कि ये रहा फॉर्मूला, ई डी इज इक्वल्स टू माइनस पी ज़ीरो अपॉन क्यू ज़ीरो इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस। ये सब डिनोशंस किस किस को क्या क्या बोला जाता है, ये एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल के बाद ज्योमेट्रिक मेथड आ जाता है। ज्योमेट्रिक मेथड में वही सारी चीज़ें, ई डी इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से उसको डिनोट करने का तरीका। ज़ीरो अपॉन ए बी इज ज़ीरो, ए ई अपॉन ज़ीरो इज इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक, और ज़ीरो मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा कम फ्लैट है तो रिलेटिवली इलास्टिक, ऐसे झूलता हुआ सा कर्व है
यूनिटरी इलास्टिक मतलब इसको आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, ऐसे वाला कर्व जिसमें प्राइस में चेंज आना और क्वांटिटी में चेंज आना इज सेम। रिलेटिवली इनइलास्टिक अगर ऑलमोस्ट स्टीप है और बिल्कुल स्टीप है तो परफेक्टली इनइलास्टिक। उन सब के नीचे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। उसके बाद ये एक छोटी सी टेबल बना रखी है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। आप लेस इलास्टिक को एक और नाम दे सकते हो, हाईली इनइलास्टिक। उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर इस इस लाइन को आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हो। फ्लैटर द कर्व मीन्स इट इज मोर इलास्टिक। फ्लैटर द कर्व इट मीन्स द कर्व इज मोर इलास्टिक। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरी बुक में कहीं पर भी जो फैक्टर्स होते हैं या फिर डिसएडवांटेजेस कहीं पर मिले, दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं? पहला, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी कैसे अफेक्ट कर सकता है? यहाँ नीचे जो एग्जांपल दिए हैं उसके अलावा कोई एग्जांपल? नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर मीन्स कमोडिटी कैन बी कैटेगराइज्ड एज नेसेसिटी, लग्जरी, कंफर्ट। मतलब कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, हमारी ज़रूरत का है, हमारी शौक का है, किस टाइप का प्रोडक्ट है। अगर नेसेसिटी प्रोडक्ट हुआ तो प्राइस में चेंज आता रहे। नेसेसरी गुड्स डोंट चेंज। मेडिसिन का एग्जांपल ले लो, प्राइस में चेंज आ भी गया, मेडिसिन तो लोगे ही लोगे। प्राइस कम हुआ तो भी उतनी ही मेडिसिन लोगे, प्राइस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा और क्वांटिटी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। लग्जरी गुड्स, प्राइस कम हुआ आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा हुआ क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स क्या लगता है, इनवर्स रिलेशन या फिर पॉजिटिव रिलेशन? सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी ज़्यादा या कम? इनवर्स। सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे तो मतलब हमारी कमोडिटी को छोड़ के लोग दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट हो सकते हैं, हमारी क्वांटिटी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। Substitute goods are those goods the demand of which can be replaced with another good with the same satisfaction। हम बात तो करते हैं कि हमारी कमोडिटी का प्राइस एंड क्वांटिटी पे चेंज आना, बट उस पर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का इफेक्ट ये पड़ता है कि हमने प्राइस कम करा, हमने प्राइस लेट से ज़्यादा कर दिया और हमारे मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा है, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरों पर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। और अगर कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, मान लो मेरी मोनोपोली है, तो चाहे वो मेरा लग्जरी गुड ही है बट लोग तो कंज्यूम करेंगे ही। अगर मैं प्राइस अपना बढ़ाता भी हूँ तो भी वो कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा। तो सब्स्टिट्यूट्स प्ले अ मेजर रोल कि लोग हमको छोड़ के जाते हैं या फिर नहीं जाते। नेक्स्ट, शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। शेयर ऑफ हाई प्राइस हाई प्राइस बिकम स्टेटस सिंबल। सिद्धार्थ वो तो बात अलग है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो प्राइस और क्वांटिटी पे कैसे इफेक्ट डालेगा। कुछ लोग स्टेटस सिंबल की वजह से भी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं कि हमारी मार्केट में एक तरीके से रेपुटेशन बढ़ेगी तो हमको ये खरीदना है। शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसमें एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। हमने जो फर्स्ट मेथड करा था उसमें इसको डिस्कस करा था कि प्राइस कम होना और क्वांटिटी का ज़्यादा होना टोटल एक्सपेंडिचर में तीन तरीके से इफेक्ट डालता है। टोटल एक्सपेंडिचर कम भी हो सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर सेम भी रह सकता है। तो अगर मेरे प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ तो हो सकता है क्वांटिटी बढ़ जाए कि मैं सेम एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ तो
मैं अपनी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा कि मैं उसी एक्सपेंडिचर पर आ जाऊँ। अगर प्राइस इतना कम हो गया कि मैं क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर पर आने के लिए, तो मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगा। इफ़ द अमाउंट स्पेंड ऑन द कमोडिटी इज़ वेरी लेस और insignificant proportion of a total expenditure, for example matchbox, it is inelastic of the commodity. If the share of total expenditure is more, then demand is elastic of commodity. एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप सबको पता है मैगी का प्राइस क्या चल रहा है अभी? अभी लॉकडाउन में तो मैगी की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई। कितना प्राइस चल रहा है छोटे वाले पैकेट का? 12 रुपीज़। पहले कितने का आता था? लॉकडाउन से पहले नहीं, बहुत पहले 10 रुपीज़ का आता था। 10 रुपीज़ से बढ़ा के 2 रुपीज़ कर दिया, आपको कुछ फर्क पड़ा? या आपने मैगी की कंजम्पशन कम कर दी? नहीं। कंपनी को फर्क पड़ा 2 रुपये बढ़ाने से? बहुत पड़ा होगा। बट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डिमांड। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो कंपनी को बहुत मेजर फर्क पड़ा होगा। उसकी तो लैक्स करोड़ में मैगीज बिकती हैं, 2 रुपये से एक पैकेट पे 2 रुपये की वजह से बहुत फर्क पड़ा होगा। देखा जाए 10 रुपये से 12 रुपये हो गया, कितना परसेंटेज चेंज हुआ? अच्छा, ऐसे मैगी खाना बंद थोड़ी कर सकते हैं हर्षी। मान लो यही सोच के मैगी के ओनर ने सोचा कि मैगी खाना कोई बंद थोड़ी कर देगा, हम प्राइस बढ़ा देंगे, और 10 वाला पैकेट 50 का कर दिया। ये भी छोड़ो, चलो मैगी का प्राइस नहीं बढ़ा। मॉल्स वगैरह या फिर फेस्ट वगैरह में आप गए होगे, वहाँ पर 10 वाला पैकेट वो 50 में देते हैं। उतना ही फ्रीली खाते हो जितना घर पे खा लेते हो। अच्छा, हो सकता है कि कोई खा ले, मैं तो पर्सनली नहीं खाता, और भी हो सकता है बहुत सारे लोग ना खाते हो। एक चीज़ का प्राइस एक लिमिट तक बढ़ेगा तो हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम एक लिमिट में ही उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है। अब 10 रुपये से बढ़ के 12 रुपये हो गया, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा, बट देखा जाए तो उसके प्राइस में 20% का इंक्रीज हो गया। मैगी में लेड है, स्टमक काला हो जाता है, ठीक है, फिर भी खा रहे हैं सिद्धार्थ बहुत सारे लोग। ब्लैक में भी बिकी है मैगी। 20% का इंक्रीज हुआ। अब कोई हाई प्राइस का कमोडिटी सोचो, लेट से कार सोच लो। कार की जगह अभी वॉच सोचो, 10,000 रुपीज़ की एक वॉच है, उसमें सेम चेंज आता, 20% इंक्रीज हो जाता, 10,000 से 12,000 हो गई। तो आप लेने से पहले थोड़ा सा सोचते कि 10,000 की वॉच मेरे को 12,000 की मिल रही है। हो सकता है थोड़ा सा आप लोग सोचते। और बड़े एग्जाम्पल पर जाते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई कार खरीद रहे हो, मान लो 10 लाख रुपीज़ की, उसमें 20% का इंक्रीज आ जाए, 10 लाख की चीज़ 12 लाख की हो गई। 2 लाख तो अब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। अब तो सोचोगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर में उसका कितना शेयर है उस पर डिपेंड करना कि वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रपोर्शन बनता है। वी विल नॉट बाय। सर क्या दुनिया ही ब्लैक मार्केट में बाकी सब छोड़कर मैगी बिक रही है? क्या दुनिया है ब्लैक मार्केट में? हाँ हर्षी, लॉकडाउन में तो मेरे हिसाब से तो दो ही चीज़ें फेमस हुई हैं, एक तो मैगी फेमस हुई और दूसरी लूडो फेमस हुई। जितना लोगों ने लूडो और मैगी का शोर मचाया है लॉकडाउन में, इतना शोर तो कोरोना का भी नहीं मचा होगा।
दूसरी गाड़ी ले लेंगे। हर्ष मान लो दूसरी गाड़ी में भी सेम वेरिएशन चल रहा है। सारी कार्स वाले अपना मार्जिन और प्रॉफिट वगैरह सब कुछ सेम ही रखते हैं ऑलमोस्ट, कि ज़्यादा वेरिएशन ना आए। जैसे पीछे जब जियो आया था, तो जियो ना भी आया था तो आपने वोडाफोन और एयरटेल में देखा होगा प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है दोनों का, कि कंपटीशन बना रहे। वोडा ने बहुत सस्ते प्राइस कर दिए तो एयरटेल एक तरीके से मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। इफ प्राइस चेंजेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर एंड इन शॉर्ट पीरियड इलास्टिसिटी इज लेस। टाइम पीरियड भी रोल प्ले करता है। मान लो कि मैगी वाले अनाउंसमेंट करते हैं कि हम 10 रुपये से 50 रुपये तो कर रहे हैं प्राइस, बट एक महीने के लिए हमारे पास थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ रहा है कुछ सामान का, हम एक महीने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम वापस से सेम कर देंगे प्राइस। तो एक महीने में उसकी डिमांड पर कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इतनी जल्दी शिफ्ट ऑन नहीं होंगे, क्वांटिटी रिड्यूस होगी, बट सिद्धार्थ इतने कम टाइम में उसके सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट नहीं हो जाओगे, वो वापस से सेम चीज़ पर आ जाएगी। कुछ लोग सोचेंगे कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए तो महंगी है, थोड़े टाइम बाद दोबारा से सेम रेट आ जाएगा, कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि थोड़े टाइम तक डिले कर देते हैं, उसके बाद इसको कंज्यूम कर लेंगे। तो जनरली लोग उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। वेरियस यूजेस ऑफ द कमोडिटी, डिपेंड करता है कि उस एक कमोडिटी के कितने यूजेस हैं। ज़्यादा यूजेस ज़्यादा क्वांटिटी, कम यूजेस कम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का कवर हो गया। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स, कोई एक आधा न्यूमेरिकल देखते हैं। सेवनटीन, 18 सोच रहा था मैं, चलो 17 भी देख लो 18 भी देख लो। आंसर बताओ, मैच होता है नहीं होता। 17, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। Household buys 25 units of the product at price 5 per unit. If the price of product rises by rupees 1, rises by rupees 1, how much quantity will the product household buy? बताओ आंसर 20 मैच होता है या नहीं होता। इस क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी आपको 1 दे रखी है, 25, 25 आपको क्या दे रखा है, यूनिटी, ईडी हो गया 1, 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये हो गया Q0, 5 पर यूनिट ये हो गया P0। प्रोडक्ट राइजेस बाय रुपीज 1, ये रुपीज 1 क्या चीज़ है सर, फॉर्मूला कौन सा लगाना है सिद्धार्थ? ज्योमेट्रिक मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आपको कौन से फॉर्मूले का इसमें हिंट लग रहा है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है? परसेंटेज मेथड की। संगनी P1 नहीं है ये है डेल्टा P। प्रोडक्ट राइजेज ₹2 होता तो हम बोलते कि नया प्राइस है, बट वो बाय ₹1 मतलब 1 रुपये से बढ़ रहा है, तो चेंज इन प्राइस। तो हमें निकालना है Q1, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Q1 हमें निकालना है Q1। देखो तीनों मेथड जो हैं आपके बहुत डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं। ज्योमेट्रिक मेथड में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, आपको एक ग्राफ होगा या वैल्यूज वगैरह होंगी, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कि दो ये कोऑर्डिनेट्स हैं एंड वैल्यूज वगैरह निकालो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपके साथ एक्सपेंडिचर के बारे में बात करी होगी कि एक्सपेंडिचर इतना है इतना नहीं है, बताओ। परसेंटेज मेथड के अंदर आपके साथ न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस, न्यू क्वांटिटी,
इन सब चीज़ों के बारे में बात करी होगी, या चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी, कुछ ऐसा बोला होगा। तो बहुत क्लियर कट है मेथड आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेथड चल रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ का मैच हो गया, बाकी स्टूडेंट्स? हर्षी हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा संगिनी नहीं हुआ, करो संगिनी करो, स्मृति हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। डिमांड फॉर अ गुड इज एट ₹10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स। ये हो गया P0, ये हो गया Q0। प्राइस फॉल्स बाय ₹5। ED इज 3। ED गिवन है, ये क्या है? चेंज इन प्राइस। कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, हमें निकालना है Q1। सेम ही क्वेश्चन है ऊपर जैसा, बस यहाँ पर चेंज इन प्राइस पॉजिटिव था और यहाँ पर चेंज इन प्राइस नेगेटिव है। प्राइस फॉल कर रहा है, दैट मीन्स चेंज इन प्राइस इज नेगेटिव, तो फॉर्मूले का माइनस साइन चेंज इन प्राइस से जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वांटिटी से जाएगा। दोनों ही क्वेश्चंस में ईडी आपको पॉजिटिव गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्टियथ, household increases the demand for commodity from 40 to 50 units when its price falls by 10%. What is the price elasticity of demand for the commodity? बताओ, ईडी निकालना है आपको। डिमांड बताया 40 से 50 हो गई और प्राइस में फॉल बताया 10% का। ये कैसे होगा? बाकी स्टूडेंट्स आ गया समझ या फिर बताऊं? सर 10% डेल्टा क्यू है ना संगिनी? डेल्टा क्यू होता है चेंज इन क्वांटिटी, वैल्यू माइनस वैल्यू, वैल्यू माइनस वैल्यू करके आपको वैल्यू मिलेगी, परसेंटेज नहीं। आ गया समझ? ठीक है, इस लाइन को सुन के तो सबको ही समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ लिख के। रजिस्टर पर देख लो, रजिस्टर शो हुआ। फॉर्मूला है ईडी का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओरिजिनल फॉर्मूला है ये। हो सकता है आपको डायरेक्ट दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकता है कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकता है दोनों इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो। इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू अपॉन Q0 इंटू 100 डिवाइडेड डेल्टा पी अपॉन P0 इंटू 100। अब आपको दो इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है ये वाला, और डिनोमिनेटर में ये गिवन है ये वाला। अब आप अगर सोचते हो कि आपको प्राइस दे रखा है, प्राइस फॉल्स बाय 10%, 10% से फॉल करा। अब आपके सामने दो ऑप्शन है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस है या फिर चेंज इन प्राइस है। तो चेंज इन प्राइस का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड।
यहाँ से यहाँ से हमको एक हमको एक वैल्यू वैल्यू मिलेगी, मिलेगी, बट बट यहाँ से यहाँ से हमको हमको न्यू न्यू परसेंटेज, परसेंटेज, नहीं सॉरी, नहीं सॉरी, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ न्यू न्यू माइनस ओल्ड। माइनस ओल्ड, न्यू माइनस न्यू ओल्ड माइनस एक ओल्ड परसेंटेज मिल परसेंटेज, रही है, यहाँ से यहाँ हमको से हमको परसेंटेज परसेंटेज, कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, ठीक है। अगर ये अगर बाई ये की बाइक जगह होता मान लो 2, प्राइस प्राइस फॉल्स फॉल्स टू टेन टू टेन परसेंट परसेंट फिलहाल के लिए फिलहाल के लिए ये वाली स्टेटमेंट में ये नहीं ये नहीं आएगा, आएगा, ये आएगा। ये आएगा। क्वेश्चन चल क्वेश्चन रहा है चल रहा है प्राइस प्राइस फॉल्स फॉल्स टू टू 10%। 10%। अब इसका अब मतलब इसका क्या है मतलब ये क्या बताओ। है? परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन चेंज इन प्राइस प्राइस और चेंज और इन चेंज इन प्राइस। प्राइस। Arjit, और change जी in चेंज इन quantity upon क्वांटिटी change और in चेंज इन price, प्राइस, percentage change परसेंटेज in चेंज quantity upon percentage change, इन, अच्छा अच्छा सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन, अच्छा परसेंटेज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परसेंटेज नहीं लिखते, आपके दिमाग में है कि परसेंटेज चेंज हो रही हैं, बट आप लिखना भूल जाते हो सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने Q0 और P0 का रेफरेंस हटा दिया क्वेश्चन में से। चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, परसेंटेज पूरा लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है, अभी भी तो ध्यान से आपको 2-3 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ गई, इससे बढ़िया पहली बार में लिख देते। इसका तो बताओ, प्राइस फॉल्स टू 10%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस या चेंज इन प्राइस। सिद्धार्थ ने बोला परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में से कोई नहीं।